आज का टॉपिक होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं लगाएंगे हेडिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप कह सकते हैं। देखो हाँ, इसमें है क्या कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये मतलब हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी हर जगह कांस्टेंट होगी। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए, बचपन में आपने सीखा होगा कि अगर मान लो एक बॉल को आप अगर h हाइट से ड्रॉप कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पे एट ड्रॉपिंग पॉइंट इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, मतलब जीरो होती है, नहीं, और ये होता है mgh के बराबर। मान के चलें कि इसके पास टोटल एनर्जी है 100 जूल। पहले ओवरव्यू दे रहे हैं, फिर करने क्या वाले हैं ये समझ में आ जाएगा। 100 जूल इसके पास एनर्जी है, ठीक है। किसी पॉइंट पे आए हम और इसके पास एनर्जी हो गई पोटेंशियल 75 जूल, तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी सर? तो काइनेटिक हो जाएगी 25 जूल। अभी भी टोटल एनर्जी कितनी है? 100 जूल। किसी पॉइंट पे आए तो पोटेंशियल इसकी हो गई मान लीजिए 25, तो काइनेटिक कितनी हो गई? 75। अभी भी टोटल 100 है। और जब ग्राउंड पे आ गए तो इसके पास पोटेंशियल हो जाती है 0 और काइनेटिक हो जाती है मैक्सिमम, और यहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 100 जूल। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अभी भी ये 100 आया। कहने का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल और काइनेटिक ये दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा, और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये बचपन से हम लोग सीख रहे हैं, या होता भी है सच में कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो सम ऑफ काइनेटिक प्लस सम ऑफ पोटेंशियल के बराबर होती है, जो कि ऑलवेज कांस्टेंट होगी, हमेशा बराबर होगी। ये चीजें आप आराम से प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, यहाँ पे mgh निकाल लोगे, पोटेंशियल ये काइनेटिक 0 हो गया, फिर यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आएगी, उसकी वजह से कुछ हाइट डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल कुछ घटेगी, और फिर काइनेटिक टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाल लोगे, सब हो जाएगा। नहीं देखो, 2 स्टेप में करिए देते हैं। मान लीजिए इसको लिखना नहीं है, ये बचपन में हम लोग सीखे हैं। जैसे इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए पे अगर हम बात करें तो कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0, और पोटेंशियल कितनी है? mgh, अगर पूरा हाइट h हो तो। उसी तरह से अगर हम मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, एक रैंडम पॉइंट बी सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं बी, यहां से ये x नीचे जब ये फॉल किया तो ये मान लेते हैं b, तो बताइए अब इसके पास क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट b प्लस काइनेटिक एनर्जी एट b। पोटेंशियल एनर्जी अब कितनी हो जाएगी? mgx। बोलो नहीं। अब ये बड़ी जब b पॉइंट पे पहुंचेगी, ध्यान दो बाबू, जब ये b पॉइंट पे पहुंचेगी तो ग्राउंड से कितने ऊपर रही हुई होगी बाबू? फिर से सुनो, जब ये बॉडी बी पॉइंट पे पहुंचेगी तो ग्राउंड से कितने ऊपर रहेगी? नीचे कितनी आई है? बिल्कुल। तो यहाँ पे mgh की जगह पे क्या रखिएगा? h माइनस एक्स। अब बताइए यहाँ पे इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी इनिशियल, लेकिन जब ये x हाइट नीचे आएगा तो इसके पास वेलोसिटी कुछ आएगी कि नहीं आएगी? कैसे निकालते हैं वेलोसिटी? सीधी सी बात है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है, नहीं, आप x हाइट नीचे आए हैं और आपके पास एक्सेलरेशन g के बराबर है v² u² 2as नहीं आएगा। फाइनल वेलोसिटी चाहिए ना आपको, क्योंकि आपको यहाँ पे काइनेटिक निकालनी है, यहाँ पे हाफ mv² निकालना है, तो v तो पता होना चाहिए। v² बराबर u² प्लस 2as, u का वैल्यू 0, 2 का वैल्यू कितना होगा? 2, a का वैल्यू g और s का वैल्यू x। क्योंकि ये नीचे आई इसलिए g पॉजिटिव है। क्लियर? जब आप यहाँ पे रखिएगा तो ये होगा mgh माइनस mgx और प्लस हाफ m। v² का वैल्यू कितना आया है? 2gx। 2 से 2 कटो, mgx से mgx कटो, कुल मिला के mgh आया। बताइए मैकेनिकल एनर्जी a पॉइंट पे कितनी थी? mgh थी टोटल। मैकेनिकल एनर्जी टोटल कितनी b पॉइंट पे कितनी आई? mgh। आइए c, मतलब चलिए ग्राउंड पे चलते हैं। अगर मैकेनिकल एनर्जी एट c की बात करें, ये लिखना नहीं है, समझा रहे हैं, जो बेसिक है इसका, ताकि आपको फील आ जाए, फिर हम लोगों को मेन जो करना है काम वो करेंगे। अभी बस बेसिक बातें बता रही कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है, बस मतलब समझा रहे हैं आपको।
तो मैकेनिकल एनर्जी सी पे बात करेंगे तो हम लोग यहां पे पहुंच गए हैं ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे एच का वैल्यू कितना होता है सर? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी ड्यू टू एच के 0 होने की वजह से। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे वी स्क्वायर का वैल्यू ये नहीं ना होगा बाबू, अब वी स्क्वायर का वैल्यू ये पूरा का पूरा इस केस में एट सी, वेलोसिटी एट सी पे नहीं, x का वैल्यू h के बराबर हो जाएगा ओनली। मतलब अब वेलोसिटी एट c का स्क्वायर आ जाएगा आपका 2gh, क्योंकि h हाइट नीचे आने से 2gh वेलोसिटी आती है ना, ये आप लोग पहले भी कर चुके हैं। तो सीधी सी बात है प्लस हाफ m v की जगह पे रखोगे 2gh। बताइए 2 से 2 खत्म, टोटल एनर्जी कितनी आई? mgh। जरा ध्यान से देखो तो हर पॉइंट पे इसके पास टोटल एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है? भले जितनी है, ये मत कहिएगा कि हर पॉइंट पे इसके पास जो टोटल एनर्जी है, लिखना नहीं है बाबू। ये तो कट्टो कट्टा ऐसे रफ बता रहे हैं, ये लिखने वाला काम नहीं है। अब आप लोग, ये बच्चों वाली बात थी, ये हम लोग 9th वगैरह में सीखे हैं नहीं, ये हम लोगों ने 9th में सीखा है। हम बस ये आपको रिकैप दे रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है। ये सब चीज कॉपी में लिखा रहेगा तो लोग क्या सोचेगा, ये सब बात पढ़ने जाते हैं, ये सब तो पढ़ चुके हैं ना। हम बस आपको ये समझाना चाहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि जितनी मैकेनिकल एनर्जी उसके पास होगी, और मैकेनिकल एनर्जी इन द सेंस ऑफ सम ऑफ काइनेटिक प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दो ही तरह की एनर्जी बॉडी में स्टोर हो सकती है, मतलब हो सकती है, एक तो उसके मोशन की वजह से काइनेटिक, और एक उसके कन्फिग्रेशन में चेंज की वजह से, चाहे वो चेंज इन कन्फिग्रेशन के शेप और साइज के चेंज होने की वजह से हो, या ग्राउंड से ऊपर या नीचे ले जाने की वजह से हो। तो दो तरह की एनर्जी बॉडी में रहती है, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल, और इन्हीं दोनों का सम अप को कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। ये सुनो, जो कि ऑलवेज भी कंजर्व, एनर्जी कंजर्वेशन से ये हमेशा कंजर्व होगा। आपने देखा भी है कि इस पॉइंट पे इसके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी? mgh, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। एक रैंडम पॉइंट सी था जहां पे टोटल एनर्जी कितनी है, वहां भी mgh आया, और जहां पे यहां भी mgh आया। यहां पे एक कंफ्यूजन बस आपके मन में हो सकती है, उसे मत पालना कि मैकेनिकल एनर्जी mgh के बराबर नहीं होता है। आप यहां पे कह सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन याद मत रखना बाबू, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हमने करवाया है। आप ये मत सोचिएगा कि सर आपने प्रूफ करके मैकेनिकल एनर्जी हमेशा mgh के बराबर कर दिया है, ऐसा नहीं समझना प्लीज। आपको बस यहां पे सीखना क्या है, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व होगी, सेम होगी, हमेशा सेम होगी, और वो सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर होगी। कितनी होगी ये नहीं याद रखना है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। क्लियर है? इसको साफ करते हैं, इसको लिखना नहीं था। आइए हम लोग बोले थे आपको पिछले क्लास में कि आप लोग वर्क एनर्जी थ्योरम देख के आइएगा, और देख के आए भी होंगे। क्या दिखा था? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है, बोलो, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। ध्यान देना, वहां पे हमने वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, वहां पे क्या हमने एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्स बताया था? नहीं। एक्सेप्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बताया था? नहीं। एक्सेप्ट एक्सटर्नल फोर्स बताया था? नहीं। इसका मतलब वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस में सारे फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, सारे होंगे। आई बात समझ में? तो हम लोग वहीं से स्टेटमेंट को उठाते हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, ऑल दी फोर्सेस, चाहे वो फोर्सेस कंजर्वेटिव हो, नहीं कंजर्वेटिव फोर्स हो, और या एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नहीं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और ये काइनेटिक एनर्जी कैसे आती थी? जब आप उस पर वर्क करते थे, वो एनर्जी गेन करता था, वही काइनेटिक के फॉर्म में आपको दिखता था। नहीं तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये होता था वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें सारे वर्क इन्वॉल्व हैं। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मिला जुला के सारे फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, और यहीं से आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम आप हमेशा यूज कर सकते हैं, ऑलवेज यूज्ड, ये हमेशा यूज किया जाता है। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कंडीशनल है, आप हमेशा यूज नहीं कर सकते, उसे यूज करने आना चाहिए आपको। और पता है बहुत सारे बच्चे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करने नहीं आता, इस वजह से सवाल नहीं बना पाते हैं। उसको यूज करने आना चाहिए, वो कंडीशनल है, और वो कंडीशन आपको यहां से पता चलेगा। आप
अगर आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाना होता है तो उसको टच मत करिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। सवाल हो सकता है एक दो स्टेप ज्यादा लगे आपको, बनेगा पक्का। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आता है तभी लगाना, नहीं आता है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, सारा सवाल बनेगा। तो हमें यह सीखना है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पढ़े क्यों, ताकि एक दो स्टेप हल्का हो जाता है, सवाल बनाने में थोड़ी सहूलियत हो जाती है। वो हमेशा यूज नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तो हमेशा होगी, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा यूजफुल नहीं होगा, उसका रिजल्ट कंडीशनल होता है। क्लियर है? आइए उसी कंडीशन को ढूंढेंगे, यहीं से निकलेगा वो कंडीशन। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में मान लीजिए हमने एक बॉडी ली, इसमें मिला जुला के सारे फोर्सेस हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस बॉडी को हमने क्या किया, एक स्प्रिंग से लगा दिया, ठीक है। और ये जो सरफेस है ये रफ है, सरफेस हमारा रफ है। इसका क्या मतलब हुआ, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा। बॉडी का मास m है, हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है, F एक्सटर्नल। मतलब हमने क्या किया, इसे प्रेस किया, लिखना नहीं बाबू, इसको हमने दबाया। जैसे ही आप इसे दबाओगे, मतलब इसमें ये टच है, दबाओगे तो स्प्रिंग इधर फेंकेगा। सीधी सी बात है, जब आप एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन ये होगा तो इसका मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर। मतलब ये स्प्रिंग फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन भी तो है, फ्रिक्शन भी लगेगा नहीं लगेगा, किधर लगेगा वो फ्रिक्शन, मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट। आप जब इसे दबा रहे हैं तो इसका मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है। जब आप स्प्रिंग इधर जाएगा तो फोर्स इधर लग रहा है, मतलब फ्रिक्शन इधर लगेगा। वो किस सिचुएशन में आप फ्रिक्शन यूज कर रहे हैं ये डिपेंड, मतलब फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे। तो मान लेते हैं एक्सटर्नल को अगर एज्यूम करके चलें तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस हिसाब से इधर हो जाना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स। अगर एक्सटर्नल के केस में जब मोशन हो रहा हो तो, और जब एक्सटर्नल को छोड़ दोगे तो ये स्प्रिंग बाउंस करेगा, तो क्या हो जाएगा इसका, हाँ, फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल जाएगा। खैर फ्रिक्शन अवेलेबल है, नॉर्मल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स भी तो अवेलेबल होगा बाबू। यहां पे नॉर्मल फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी, नॉर्मल फोर्स भी लगने वाली है। और बताइए इसका मास भी तो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगने वाला है। कुल मिला के 1 2 3 4 5 फोर्स अवेलेबल है तुम्हारे पास। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस कर ले। देखिए हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस हैं अवेलेबल। एक फोर्स है आपका एक्सटर्नल, प्लस एक फोर्स है आपका स्प्रिंग, प्लस एक फोर्स है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, प्लस एक फोर्स है नॉर्मल, और एक फोर्स है फ्रिक्शन। इसको नेट फोर्स कह सकते हैं। ये सारे फोर्सेस नेट फोर्स है। और सेकेंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन। नहीं होगा, नेट फोर्स F बराबर है में, आप कह सकते हैं इन सब का मतलब हुआ नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। यस और नो, ये नेट फोर्स सब मिला हुआ है इसमें, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सब है। कौन कौन कंजर्वेटिव है बाबू, ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग ये कंजर्वेटिव है, और बाकी सब नॉन कंजर्वेटिव है। आप हमें ये बताइए, ये भी आपने सीखा है कि दिख रहा है यहां से, ये भी हमने सीखा है कि एक्सेलरेशन इक्वल को हम लोग dv बाय dt लिखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन देती है, यानी कि वेलोसिटी की इक्वेशन को आप टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको एक्सेलरेशन आता है। सीख चुके हैं हम लोग ये भी हमने सीखा है कि इसको कैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखते हैं। dx से मल्टीप्लाई कर दिए, रिजल्ट में नो चेंज। क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, देखो एक dx को नहीं dt दे देते हैं, और इसको बताओ dv बाय dx। ये सब काम पहले भी कर चुके हैं हम लोग, dv बाय dx और ये dx बाय dt, इसको करते हैं ना हम लोग। और आपको पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी देती है, यानी ये v बन गया तो v dv बाय dx, इसको लिख सकते हैं v dv बाय dx। बताइए dv बाय dx क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी। dv बाय dx किस चीज का सेंस देता है, वेलोसिटी में चेंज, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, जो सेंस देता है वो बता रहे तुम्हें। क्लियर है? क्या हम इसको यहां पे पुट कर दें एक्सेलरेशन के प्लेस पे, कोई दिक्कत? तो F नेट ध्यान रखिएगा, F नेट इक्वल टू m इंटू v dv बाय dx, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हुआ, अगर हम आपको ये कहें कि आपको स्मॉल वेलोसिटी लानी है, स्मॉल वेलोसिटी हुआ है
नहीं, dx डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। छोटी सी वेलोसिटी में चेंज लानी है, जो चेंज आया है dx डिस्प्लेसमेंट करवाने से, तो इतना फोर्स लगा होगा, नेट फोर्स इतना लगा होगा। आइए हम लोग वर्क डन की बात करें। आपको पता है कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, यहां पे वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ या ना। कितना डिस्प्लेसमेंट करवाया आपने? dx। इस डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए नेट फोर्स कितना लगा है? F। कह सकते हैं नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। यहां पे वर्क डन क्या होगा? स्मॉल वर्क डन होगा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाने में स्मॉल वर्क डन होगा, बात खत्म। नहीं, हमें टोटल वर्क डन चाहिए, तो क्या हम वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इंटीग्रेशन ऑफ ये वर्क डन कर सकते हैं? बोलो, dw का इंटीग्रेशन, और ये dw का इंटीग्रेशन F एक्सटर्नल नहीं dx कर सकते हैं। ये वर्क डन आए। इस वर्क डन में कौन से लोग इन्वॉल्व हैं? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, सारे लोग इन्वॉल्व हैं। बाद में इसको अलग से करेंगे। जब आप इसे इंटीग्रेट करिएगा तो F की जगह पे क्या रखिएगा बाबू? mv बाय dx। इसे इंटीग्रेट करिएगा। नहीं, अब v dv पे dx को इधर कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। v dx से fx लिख देते ना। एक सेकंड, mv कर देते हैं dx fx dx। dx कैंसिल हो गया। हाँ कर देते, रहने तो, तब का चेंज करेंगे, रहने दो। ये हुआ किसका वैल्यू? f का बाबू, और ये हो गया आपका कौन? dx। तो dx तो एलिमिनेट हो गया आपका, ऐसे भी कैंसिल आउट। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं, देखना बाबू, कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, m कांस्टेंट है ना, बाहर कर ले, और इंटीग्रेशन ऑफ v dv। बताइए कहां से कहां तक इंटीग्रेट करिएगा वेलोसिटी को dv के रिस्पेक्ट में? इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल। और आपको पता है कि v dv का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाय 2, पहले भी बता चुके हैं, u से v तक। जरा चेंज करिए, m v का वैल्यू v पुट करिएगा तो v स्क्वायर बाय 2 होगा और माइनस u स्क्वायर बाय 2 होगा। क्या हम इसे लिख सकते हैं? 1/2 mv स्क्वायर, बोलो, माइनस 1/2 mu स्क्वायर। क्या ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन है? ये तो यही है, वर्क एनर्जी थ्योरम ही है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम ही तो है जो कि यहां पे आया है, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वही डेरिवेशन फिर से रिपीट हो गया क्या? हाँ, वही डेरिवेशन फिर से रिपीट हुआ। हाँ बोलो, क्लियर है? अब सुन लो, डेरिवेशन वही है, लेकिन यहां पे वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस में इन्वॉल्व है तुम्हारा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। उसको अब तोड़ते हैं हम लोग। ये कह सकते हैं, इसको यहां पे देखना बाबू, यहां पे लिख रहे हैं, ये वाला रीजन मिटाए, इसको इसकी भी जरूरत नहीं है। सुनो, अब वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस है यहां पे। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस में कौन कौन है यहां पे? जरा देखो तो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। इन दोनों को कह सकते हैं कि ये सम ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये दोनों मिलके। वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा? हमेशा 0 होता है, आपने किया होगा। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑलवेज भी 0। नॉर्मल क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, डिस्प्लेसमेंट के हमेशा 90 बन जाती है। या छोड़ो, वहां नहीं तो यहां तो हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर या इधर होगा। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर एक्ट करेगी, तो नॉर्मल का वर्क डन तो 0 हो गया। ये क्या है? एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस आया है ना, आप लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, कर सकते हैं। देखिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव को उधर कर लेते हैं, ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव को उधर कर लेते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं क्या? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और यहां पे हो गया नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर?
अब आप याद करिए पोटेंशियल एनर्जी, आपको याद होगा, याद है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनेशन से आपको याद होगा हमने बताया था नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको याद होगा तो हमने ये बताया था नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अगर हम कंजर्वेटिव ये लिखना चाहें, कंजर्वेटिव वर्क डन, नेगेटिव को उधर भेज देते हैं, नेगेटिव को उधर भेजेंगे तो क्या होगा बाबू, माइनस यू एफ प्लस यू आई। कोई दिक्कत, एक ही बात है, कर सकते हैं। थोड़ा सा जगह और चाहिए हमें, बस हो गया, 2 स्टेप और। इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं, यहां पे है ना ये वाला वैल्यू पुट कर दें, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव की जगह पे ये वाला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलो। तो यहां पे रिजल्ट आपका हो गया क्या, रिजल्ट हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये माइनस इसकी जगह पे क्या रखिएगा, माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया। इक्वल टू आप इसको अरेंज कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसको देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा ना बाबू, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ग्रुप कर लेते हैं, और माइनस पोटेंशियल, ये काइनेटिक एनर्जी को माइनस कॉमन लिए तो काइनेटिक एनर्जी आया, और यहां पे बताइए माइनस 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 प्लस माइनस माइनस कॉमन ले लिए, फिर भी यहां पे क्या बचा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस के साइन के साथ। कोई दिक्कत, जरा ध्यान से देखो, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल है, क्या इसको हम फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं बाबू, कह सकते हैं? सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक बराबर मैकेनिकल, तो सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल फाइनल, तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, और माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बताइए, जो कि बराबर किसके हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। हमने तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा था ना, कि मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और फाइनल बराबर होती है, बराबर आई क्या, कंडीशनल हुआ कि नहीं हुआ? अब कौन सा कंडीशन, किस कंडीशन में इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल बराबर होगा, जब ये एब्सेंट होगा। नहीं समझे, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल और करेंट मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर हमेशा नहीं होगा, बराबर तब होगा जब ये वाला टर्म एब्सेंट होगा। इसका मतलब अगर सरफेस आपका स्मूथ हो मतलब फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट, सरफेस स्मूथ हो फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, तब मतलब ये हो गया। अब आपको कंडीशन लगाना है कि कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन हो गया when surface is smooth मतलब फ्रिक्शन फोर्स आपका एब्सेंट होगा, एंड F एक्सटर्नल इज 0, देन तब क्या होगा, तब मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इक्वल टू तब मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल होगा, तब ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी हमेशा के लिए। आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तब लगाएंगे जब ये कंडीशन होगा। ये बहुत काम का चीज है, इसे ध्यान रखना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा आप नहीं लगा सकते, तब लगाइएगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जब आपके पास सरफेस स्मूथ हो, फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट हो, जो कि मैक्सिमम केस में रहता है, और एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो, आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है। आई बात समझ में? उस केस में क्या हुआ था पता है, जब आपने बॉल को ड्रॉप किया था मैकेनिकल एनर्जी बराबर आई थी क्या, वहां पे फ्रिक्शन था क्या, आपने कोई फोर्स लगाया था, दोनों एब्सेंट था ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है वहां पे। आई बात समझ में? तो ये हो गया, कंडीशनल होता है ये, ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा। अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से ही आया है, देखो जरा, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का ही एक्सटेंडेड वर्जन है कि नहीं है? नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम में जो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस रहती है, वहां पे कंजर्वेटिव भी रहता है, तो वही कंजर्वेटिव आके इस साइड हो गया, और वो कंजर्वेटिव पोटेंशियल के फॉर्म में आपको दिखेगी। मतलब सीधी सी बात है, जो कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन होता है वो पोटेंशियल के फॉर्म में होती है ना, तो उस पोटेंशियल के टर्म में रहती है।
क्लियर है, जो यहां आके इस फॉर्म में एक्सटेंड हो गई। नोट कर लीजिए, एक बार दोबारा फिर से समझा देंगे, तब तक नोट कर लीजिए पहले। देखिए हमने एक सिचुएशन एज्यूम किया, इस सिचुएशन में एक्सटर्नल फोर्स लगाए, फ्रिक्शन उधर लगेगा, नॉर्मल इधर लगेगा, क्योंकि सरफेस रफ है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। तो मिला जुला के 4-5 फोर्सेस यहां पे लग रहे थे। हमने ये सीखा है कि सेकंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स में कौन कौन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल एंड वर्क डन बाय फोर्स फ्रिक्शन। तो सारे का फोर्स नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला बड़ा फेमस है, v dx by dt। और ये कैसे हुआ, आप इसको dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, dv को dx दे दीजिए और dx को dt दे दीजिए। dx dt भी होता है, नहीं dx dt को हम लोग v लिखते हैं और dv by dx ऑलरेडी होगा। यहाँ पे वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करिएगा, तो नेट फोर्स का एक नया एक्सप्रेशन मिलेगा, m इंटू वी dv by dx। तो ये नेट एक्सटर्नल फोर्स हुआ, मतलब नेट फोर्स हुआ जो dx डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस फोर्स की वजह से इस डिस्प्लेसमेंट करवाने में एक छोटा सा वर्कडन भी तो होगा, तो वर्कडन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप टोटल वर्कडन चाहते हैं तो पूरा वर्कडन को इंटीग्रेट कर लीजिए, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट करवाएगा। क्या इस फोर्स की जगह पे हम लोग m dv by dx लिख सकते हैं, जो कि पुराना आया है, dx कट्टो m भी dv by dt आपका, सॉरी m भी dv इंटीग्रेट होगा, m तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर लिए, v dv इंटीग्रेट होके v स्क्वायर बाय 2 हुआ। अपर लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिएगा v स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिएगा u स्क्वायर बाय 2। इसको लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ mu स्क्वायर बाय 2। और आपको पता है कि ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम की, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी किसी भी सिस्टम की या बॉडी की, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखो ये वर्कडन में ऑल दी फोर्सेस आया है ना, और यहाँ पे कितने कितने फोर्स अवेलेबल है जरा देखो। तो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये मिक्स है, ये दोनों मिलकर ओवरऑल हमने इसको कंजर्वेटिव कह दिया। कंजर्वेटिव है, एक एक्सटर्नल है और दूसरा एक नॉन कंजर्वेटिव है। ये भी नॉन कंजर्वेटिव था ना, लेकिन इसका वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे लिख दिए सारा वर्कडन में कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल एंड नॉन कंजर्वेटिव। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हम यहाँ पे कंजर्वेटिव को उधर ले जाते हैं क्योंकि कंजर्वेटिव हमें पोटेंशियल का ज्ञान देगा, तो पोटेंशियल हमें इन्वॉल्व करना है, क्योंकि मैकेनिकल में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों इन्वॉल्व होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने वर्कडन को उधर ले गया, ये हुआ वर्कडन। आते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन से, नेगेटिव ऑफ वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। ये माइनस अगर उधर भेज देते हैं, इसके पास माइनस इसके पास प्लस आ जाएगा, और ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। इस वाले इक्वेशन में नहीं, वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की जगह पे हम लोग ये वाला टर्म यूज करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया हमने, बस सिंपल सा था। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इसके साथ फाइनल के साथ अटैच कर दिए और इनिशियल को इनिशियल के साथ अटैच कर दिए, तो इनिशियल का टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी आ गई माइनस टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी आ गई इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव के सम के बराबर होगा। ये होता है एक्चुअल में वर्क एनर्जी थ्योरम से। आपको देखो मैकेनिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो 0 नहीं है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे बराबर नहीं है। कारण क्या है, कारण ये है कि एक्सटर्नल वर्क डन और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अभी भी मौजूद है, अवेलेबल है, जो मैकेनिकल एनर्जी को बैलेंस होने देने से रोक रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा बैलेंस तब होगी, भाई सीधी सी बात है कि आप न्यूट्रल स्टेट में कब रहिएगा, जब आप पे कोई कुछ नहीं करेगा, आपको नहीं, ना कोई गाली दे, ना आपको कोई मारे, मतलब सीधी सी बात है, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स अवेलेबल है तो फिर गड़बड़ होगी, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी कुछ रहेगी। और अगर फ्रिक्शन रहेगा, मतलब एक्सटर्नल कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर अवेलेबल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में एक्सटर्नल कौन कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ढेर सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, 3 चार्ज को छोड़ के। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में अगर मान लीजिए सरफेस आपका स्मूथ हो गया, फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट हो गया, नॉर्मल ऑलरेडी 0 हो चुका है और एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया ही नहीं, तब मैकेनिकल एनर्जी आपकी इनिशियल और फाइनल बराबर होगी। कब, जब सरफेस स्मूथ होगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट होगा और आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तो आप कह सकते हैं उस वक्त कि मैकेनिकल एनर्जी फाइनल और मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर होगी। मतलब ये हो गया कि इस केस में आप कह सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का सम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है? आइए इसको सवाल से समझे
कि कैसे इसे यूज करना है। एक दो सवाल पहले जो हम लोग पहले बना चुके हैं उसे एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे बनाए, ठीक है। मिटाए से आप बताइए, आपने एक सवाल बनाया होगा कि अगर मान लो एक ब्लॉक को h हाइट से छोड़ दिया जाए, ठीक है। पहले इसे आप नॉर्मल तरीके से बनाइएगा, फिर कंजर्वेशन से बनाएंगे हम लोग। एक बॉल है m मास का, इसे हम लोगों ने h हाइट से ड्रॉप कर दिया, इसको हमने ड्रॉप किया है। ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। आप हमें ये बताइए, जब ये h हाइट को गेन कर लेगा, मतलब ग्राउंड पे जब ये पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी ना बाबू, कितनी? नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के बताइए तो। नॉर्मल समझ पाए? यू ड्रॉप छोड़ा तो ग्राउंड को जस्ट टच करने वक्त इसके पास वेलोसिटी होगी ना, कितनी? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आराम से ये बता सकते हैं कितना हुआ है। देखो जो ट्रेडिशनल मेथड है इसका, नॉर्मल बात है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन का वैल्यू g पॉजिटिव में नहीं, s का वैल्यू h है। आपको पता है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हैं। बताइए, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू 0, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh हुआ, मतलब v का वैल्यू हो गया आपका स्क्वायर रूट 2gh। ये सवाल हुआ, फाइनल वेलोसिटी इतनी आई। इस सवाल को हमने कहेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से बनाइए, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन से भी यही रिजल्ट आता है, मतलब वो ट्रू है, चेक कर लेते हैं। अगर यहां पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, ये बताइए क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं? ये बता दो बस, दोनों में से कोई लगाइए सर। देखो बाबू, यहाँ पे हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वहां लगाइएगा जहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो और फ्रिक्शन एब्सेंट हो। क्या यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है? फ्रिक्शन है, लगाइए ना मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल सिस्टम का। अब बताइए, इसके पास यू एफ प्लस के एफ, अभी बस सिखा रहे हैं, ऐसे बनाना नहीं है, नहीं, यू आई प्लस के आई। अब बताइए, इसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है स्टार्टिंग में, ये इनिशियल पोजीशन हुआ ना सर, और ये फाइनल पोजीशन हुआ ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ, कितना? mgh। बताइए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है? नहीं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास रही? नहीं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास है, हाँ, कितना? हाफ mv स्क्वायर हो गया। तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh, m से m कटा, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh हुआ, मतलब v इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh। ये सुन लो, मतलब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंडीशनल था, वो कंडीशन पता चल गया तो सीधा मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे, अदरवाइज वर्क एनर्जी से हम लगाते रहिए। क्या ये बस समझने के लिए था? आइए सवाल करते हैं, इसको नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लिए? सॉल्यूशन नोट कर लिए? समझ पाए सॉल्यूशन को? दोबारा समझाना है? चलिए अगले सवाल। सवाल ये है कि एक बॉल है, ध्यान से समझो, इस बॉल का मास मान लीजिए 0.5 किलोग्राम है। 0.5 किलोग्राम का एक बॉल, ठीक है, 1.5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक, वेरी गुड। इसको मिटा सकते हैं, ये वाला सॉल्यूशन को। सामने यहां पे डाल दो, सामने यहां पे एक स्प्रिंग है, बॉल जाके स्प्रिंग को हिट करेगा, स्वाभाविक बात है। ध्यान दो, सवाल को समझो। ये सवाल बेसिक, क्योंकि स्प्रिंग वाला सवाल बड़ा कंफ्यूजिंग बनता है, 2-3 करवाएंगे हम, बढ़िया बढ़िया सब बेसिक है, बता रहे हैं। ये बॉल जाके स्प्रिंग को अगर हिट करेगा तो आप इमेजिन करिए स्प्रिंग के साथ क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। आई बात समझ में? अगर स्प्रिंग के के का वैल्यू 50 न्यूटन पर मीटर हो तो बताइए कितना कंप्रेस होगा। सवाल समझ पाए? क्लियर है? ट्राई करेंगे क्या? करिए।
देखो सवाल ये है सर, 0.5 किलोग्राम मास का एक ऑब्जेक्ट 1.5 मीटर पर सेकंड से, अब पेन को आराम दीजिए, 1.5 मीटर पर सेकंड से एक स्प्रिंग को हिट करी, स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ, हमें कितना कंप्रेशन हुआ ये निकालना है अगर स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर हो। सीधी सी बात है, क्या यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं? यस। फ्रिक्शन है? फ्रिक्शन फोर्स भी एब्सेंट, एक्सटर्नल फोर्स भी एब्सेंट, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो गई। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल मतलब काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल इनिशियल प्लस काइनेटिक फाइनल और पोटेंशियल फाइनल। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बात कर रहे हो, बताइए इसके पास काइनेटिक एनर्जी है? यस, हाफ mv स्क्वायर, नहीं हाफ 0.5 और 1.5 स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, या 1.5 पे रहने दो, 3/2 का स्क्वायर। इसके पास काइनेटिक थी स्टार्टिंग में, रेस्ट में था आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसके पास काइनेटिक नहीं है, जीरो। नहीं, बताइए इसके पास पोटेंशियल थी? बोलो दे, नहीं। इसके पास पोटेंशियल थी? नहीं। स्प्रिंग जब अपने न्यूट्रल लेंथ में होता है उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, जब तक आप उसको कंप्रेस या एलोंगेट नहीं करते उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं थी। अब बताइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी का क्या हाल है? क्या बॉल जब इसे हिट किया उसके बाद बॉल का क्या हुआ? रुका होगा बॉल, बॉल रुक गया, बॉल की काइनेटिक एनर्जी गोल। स्प्रिंग का क्या हुआ होगा? जब कंप्रेशन हुई होगी तो स्प्रिंग के पास क्या काइनेटिक एनर्जी आई होगी? स्प्रिंग कंप्रेस होके, मतलब ये कंप्रेशन वाला केस है, जब कंप्रेस हुआ स्प्रिंग रुकी ना, फाइनली क्या स्थिति है? फाइनल स्प्रिंग आके यहां पे रुक जाएंगे ना बाबू, बीच में कहीं कुछ होगा, हम फाइनल की बात कर रहे हैं, बीच की बात नहीं कर रहे हैं। तो बीच में स्प्रिंग रुक गया होगा, बॉल भी रुक गई होगी, उसके बाद मान लो बॉल कोलिजन हुआ, फिर बॉल वापस गया, इतनी सी बात है, हमको उससे कोई मतलब नहीं ना है, हमको बस कोलिजन तक का मतलब है। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों का जीरो। पोटेंशियल किसके पास आई होगी? स्प्रिंग के पास। कितना? हाफ kx स्क्वायर होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग हाफ kx स्क्वायर। कर दिए, कहानी खत्म। हाफ, ये क्या हो गया? हाफ 0.5 इंटू 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ k का वैल्यू 50 इंटू एक्स स्क्वायर। यस और नो? हाफ हाफ कट्टो कट्टो, 50 से ये जाएगा, कितना टाइम्स में कटेगा बाबू? कितना टाइम्स में कटेगा? 10, 100। अरे भाई ये 10 है ना, नहीं तो 50 से ये 10 टाइम्स में कट जाएगा। कुल मिला के 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू नहीं 100x स्क्वायर। यस और नो? सीधा सॉल्व करना है, हो गया आपका। आप एक काम करते हैं, 3/2 स्क्वायर बाय 100 कर देते हैं ना, तो इसको 3/2 का स्क्वायर इंटू 1/100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। एक्स का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो बताइए 3/2 इंटू 1/10 होगा। कुल मिला के कितना हो गया रे? 20। 3/20 मतलब 0.15 मीटर एलोंगेशन। एक बार फिर से समझो, ये मैटर समझ पाए इक्वेशन, इसके बाद तो कुछ अलजेब्रा है सीधा सा, अगर ये समझ पाए तो कुछ नहीं करना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का देखना है, सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट कर देना है, सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक इंक्लाइन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन कैसा? स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है, मतलब यहां पे अभी फ्रिक्शन एब्सेंट है। एक ब्लॉक है जिसका कुछ मास होगा √2 किलोग्राम। इसको यहां पे छोड़ोगे कुछ एंगल पे तो गिरेगा ना, कितनों एंगल पे छोड़ोगे गिरबे करेगा क्योंकि स्मूथ है, फ्रिक्शन रहता है तब ना एंगल ऑफ रिपोज वाली कहानी आती है। ये एंगल मान लीजिए है आपका 45 डिग्री, आई बात समझ में? ठीक है, अगर ये 45 है और मान लीजिए ये H है, ठीक, एक स्प्रिंग है यहां पे लगा हुआ, अब ये मास आके स्प्रिंग को हिट करेगा,
स्प्रिंग में कंप्रेशन होगी, कितनी हम बता देते हैं आपको। स्प्रिंग कंप्रेस किया है x इक्वल टू 1 मीटर, जिसके k का वैल्यू है मान लीजिए 15 न्यूटन पर मीटर। 15 न्यूटन पर मीटर, कोई दिक्कत? 15 100 कर देते हैं, 100 न्यूटन पर मीटर। समझ पाए? आप हमें ये बताइए, जब ये इसको हिट करेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये जब ये इसको हिट करेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कितना? हमसे ये पूछा गया है कि 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करवाने में, नहीं, आपको ये पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ब्लॉक, ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक बिफोर इट comes to rest। ये कंप्रेशन किया और रेस्ट तक आते आते ये कितना डिस्प्लेसमेंट बनाया, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, सीधी सी बात है। आप ये बताइए, क्या फ्रिक्शन है? नहीं। एक्सटर्नल फोर्स लगा है? नहीं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवा देते हैं ना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आपको करना पड़ेगा मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। बोलो, कर सकते हैं? आप ये बताइए, क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल फाइनल, काइनेटिक फाइनल और पोटेंशियल भी फाइनल प्लस। आप ये बताइए, क्या इसके पास काइनेटिक है स्टार्टिंग में जब वो टॉप पे था ब्लॉक के पास? बाबू नहीं, 0। क्या इसके पास पोटेंशियल है? हाँ, कितना? mg ये वाला हाइट h। कोई दिक्कत? जब ये उसको स्ट्राइक किया होगा तो बॉल रुक गई होगी, बॉल रुक गई होगी ना। तो बॉल रुक गई तो बॉल की काइनेटिक एनर्जी फाइनल खत्म हो गई, और वही काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई होगी किसमें? स्प्रिंग में, और स्प्रिंग में पोटेंशियल आ गया होगा, और कितना? हाफ kx²। बस बात खत्म। आपको क्या निकालना है? h निकालना है। थीटा पता है, s नहीं निकाला आएगा बाबू। सीधी सी बात है। m का वैल्यू कितना है? नहीं पता, √2। m का वैल्यू √2, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू पता नहीं, प्लस हाफ का वैल्यू हाफ, k का वैल्यू 100 और x का वैल्यू 1 का स्क्वायर। यस और नो? बताइए। 10 से 10 खत्म, ये हुआ 5। तो h का वैल्यू आ गया आपका h इक्वल टू 5√3, सॉरी 5/√2। बोलो है? हाँ, तो बस h पता है, थीटा पता है, तो एंगल नहीं आ जाएगा, सॉरी ये साइड नहीं आ जाएगा। h का वैल्यू 5√3 आया, 5√2 आया। अब आप यहाँ पे साइन थीटा लगा लीजिए। साइन 45 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का वैल्यू s जो कि तुम्हें निकालना है, तो इसका वैल्यू 1/√2 और h का वैल्यू 5/√2 इंटू s। √2 से √2 खत्म, और s का वैल्यू कितना आएगा? 5 मीटर। ये 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू ईस्ट। यस और नो? नहीं, ज्यादा आ जाएगा। तो ये तो 5 तो पूरा ना गया, लेंथ में आ गया उसका इंक्लाइन। हाँ, तो पूरा पे आया है। तो ये यहीं तक 5 आया होगा, मान लो। ये 1 तक गया ना, वो h यहाँ तक। कौन चीज? तो वो h h वही दे रखा है, h को ही रिजॉल्व किया ना तुमने। जब हाँ, तो ये h आप जितना लोगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी एडजस्ट हो गया नहीं। ये वो h है जितनी पोटेंशियल एनर्जी है। आई बात समझ में? ये वही h है जिस h की वजह से mgh पोटेंशियल एनर्जी आई। तो ये मान लीजिए इतना ही h आया होगा। यही बात समझ में? तो यहाँ पे ये हो गया 0, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे 0। हाँ बिल्कुल, ग्राउंड से जितना है, तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0, रेफरेंस पॉइंट ये हो गया। स्प्रिंग मान लो यहां नहीं यहां लगा हो, जो भी बहुत छोटा सा रहता है। समझने के लिए सिचुएशन बस समझिए। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये पूरा, ये तो जो 5 आया है, समझो ये 5 आया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 है ना, इस h हिसाब से और इस के हिसाब से। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस h के हिसाब से ये वैल्यू 5 आया है, और यही h इसमें पोटेंशियल एनर्जी बनाया है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी अगर इस h के हिसाब से है, तो ये डिस्टेंस भी इसी h के हिसाब से सही तो है। या आप ऐसा समझ लीजिए, ये स्प्रिंग यहां ना होके यहां। अब बोलो,
ऑफकोर्स ये वही बात है, समझ गए? हाँ, तो ज़्यादा कोई मैटर नहीं है, ठीक है, ये वही बात हो गई। क्लियर है? मतलब स्प्रिंग में जो x मीटर का एलोंगेशन हुआ ना, वो उसे कहां पहुंचा गया? ग्राउंड लेवल पे पहुंचा दिया। समझ गए बात को? हाँ, इसमें और ज्यादा ट्विस्ट नहीं है। बात समझ पाए? बोलो। चलते चलते एक छोटा सवाल करते चले, कर ले। एक सवाल आपने बनाया था जब हम लोग स्प्रिंग पढ़ रहे थे, और स्प्रिंग फोर्स एनएलएम में जब पढ़े थे, तो वहां पे आपने स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन, कितना कंप्रेशन होगा जी के वजह से। देखो उस सवाल और इस सवाल में क्या फर्क है। वहां पे हमने आपको कहा था कि भाई स्प्रिंग को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे से धीरे धीरे छोड़ना है ना, सडनली नहीं छोड़ना है ना। सडनली छोड़ने से प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? क्या प्रॉब्लम होगा आइए उसको पता करें। वही प्रॉब्लम यहां पे तुम्हारा क्लियर होगा। सडनली छोड़ने से उसमें बहुत ज्यादा वेलोसिटी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और अगर आप उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से धीरे धीरे छोड़ते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं आती है, हाँ या ना? तो हम लोग बिना काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाए उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको डिस्टर्ब करते हैं ताकि वो ओरिजिनल एक्सपेंशन आ जाए। सीधी सी बात है, आप एक स्प्रिंग है, उससे एक मास लगा हुआ है, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से आराम से छोड़ो, एलोंगेशन आएगा, नोट कर लो। मास है, स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सीधा छोड़ दो, एलोंगेशन आएगा, नोट कर लो, चेंज आएगा, ज्यादा एलोंगेशन होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होता है। आओ देखो कि जब आप उसको सडनली छोड़ देते हैं तो कितना एलोंगेशन होगा? उतना तो नहीं होगा। पहले आप हमें यह बताइए, जब आपके पास स्प्रिंग था, नहीं स्प्रिंग था और मान लीजिए एम मास लटका हुआ है स्प्रिंग से, और स्प्रिंग कांस्टेंट अगर के है, और अगर आप इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से धीरे धीरे छोड़ेंगे, अगर आप इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से नहीं जब आप इसको धीरे धीरे छोड़ेंगे तो ये इक्विलिब्रियम तक आते आते थोड़ा एलोंगेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। इस केस में जो एलोंगेशन होती है, नहीं जस्ट इसको कहते हैं कि जस्ट ड्रॉप, मतलब धीरे धीरे हाथ को हटाना। इस केस में इसके पास एलोंगेशन कितनी होगी? के तो वही रहेगा, और आपको पता है एलोंगेशन होता है यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स बराबर mg के होगा कि नहीं होगा, और कि x इक्वल टू mg के बराबर होगा, और x बराबर क्या होता है बाबू? mg बाय के होगा। ये हम लोग सीख चुके हैं। अगर इसे आप सडनली ड्रॉप कर देंगे, नहीं रिमूव, हैंड रिमूव सडनली, ये तो हुआ कि एकदम से हैंड रिमूव, नहीं धीरे धीरे स्लोली, ये हुआ कि आपने क्या किया, इसको स्लोली रिमूव किया, स्लोली रिमूव हुआ है हैंड, इसको आपने स्लोली ड्रॉप किया है, स्लोली छोड़ा है। अगर आप इसे सडनली रिमूव करोगे हाथ को, तो बताइए क्या एलोंगेशन इतना ही होगा? कितना होगा? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? एनर्जी कंजर्वेशन से। फ्रिक्शन फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, नहीं। सीधा लगा दीजिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। नहीं, जब आप इसे सडनली ड्रॉप करिएगा तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाइएगा। बाबू निकालो, आंसर बताओ। तो वही तो बोल रहे हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी का एप्लीकेशन ही हुआ कि जब आप फंसेंगे ना तो आपको ये बेड़ा पार कराएगा, और आसान तरीके से बिना ज्यादा मेहनत किए बुद्धि खटाए। अगर सडनली छोड़ेंगे तो भयंकर लेवल का कैलकुलस लगेगा, बढ़िया लेवल का कैलकुलस लगेगा। और ऐसे देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करवा देते हैं सीधा सा। जब आप इसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करवाएंगे, सीधी सी बात आप ये बताइए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग के पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है क्या? स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था? हाँ, अरे भाई इस केस में नेचुरल लेंथ में है, वही तो बोल रहे हैं। नेचुरल लेंथ में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती स्प्रिंग के पास। जब वो कंप्रेस एक्सटेंड करेगा तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के पास है ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल स्प्रिंग के पास आएगी? यस और नो? बिल्कुल नहीं। जब ये इक्विलिब्रियम में सडनली पहुंच जाएगा, लास्ट में, बीच में तो आएगी, जब ये लास्ट में पहुंच जाएगा स्प्रिंग रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। मास की बात, स्प्रिंग की बात करें, क्या उसके पास होगी? नहीं। काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग का भी जीरो, बस आएगी तो आएगी क्या? हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा। बोलो हाँ या ना? हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। स्प्रिंग के पास एलोंगेशन हुआ है ना रे बाबू,
तो हाँ सॉरी, स्प्रिंग के पास एलोंगेशन कितना होगा, जब ये एक्सटेंड करेगी तो x होगा ना, इसकी वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ओह ये क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होगा ना। स्प्रिंग का ये तो कौन सा फॉर्मूला होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ना, हाफ के स्क्वायर, हाँ सही है। और एक बोलो, एक केस में आपका ये हो गया फाइनल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सिस्टम mgx। और ये तो स्प्रिंग की कहानी होगी ना भाई, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। ब्लॉक का क्या हाल है बाबू, ब्लॉक का हाल क्या होगा, ये जो मास लटका हुआ है इसका क्या करोगे, ये तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ एक्स, ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी, बोलो ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी नहीं आएगी। ब्लॉक भी रुक रहा है नीचे, ग्राउंड पे पहुंच रहा है ब्लॉक, बोलो रे भाई, ग्राउंड पे ब्लॉक अगर पहुंचेगी तो ब्लॉक के लिए एच हो गया जीरो, बात को समझो, ब्लॉक के लिए एच हो गया जीरो, तो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अरे ग्राउंड कहां है, ग्राउंड कहां है, यहां पे ग्राउंड यहां है, जहां से छोड़ते हैं रेफरेंस पॉइंट, ये है आपका ग्राउंड, मतलब रेफरेंस पॉइंट ये है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। नहीं समझे भाई, ये रेफरेंस पॉइंट है ना, रेफरेंस पॉइंट से छोड़े हैं मतलब ये नीचे गया है, अर्थ के अंदर गया है, ऐसा समझ लो। नहीं समझे, ग्राउंड से जैसे ये होता है ना, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, नीचे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है कि नहीं आती है। ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी लेकिन नेगेटिव वाली आएगी, मतलब ब्लॉक के पास क्या होगा, mgx। नहीं समझे, बोलो ना रे, नहीं समझे, ये mgx कहां से आया, नहीं समझे, हाँ गुड। आप ये बताइए, अगर एक ब्लॉक को आप ग्राउंड से ऊपर फेंकेंगे पोटेंशियल एनर्जी आएगी नहीं आएगी, बोलो तो। ये ग्राउंड है ना बाबू, ग्राउंड पे रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, अगर ब्लॉक ऊपर गया है x हाइट तो mgx होगा पॉजिटिव, और ब्लॉक अगर नीचे गया है तो mgx नेगेटिव नहीं होगा, वही हुआ। ये रेफरेंस पॉइंट है, ब्लॉक रेफरेंस पॉइंट से नीचे गया है ना, रेफरेंस पॉइंट से नीचे न गया है, इसलिए इसके पास mgx नेगेटिव आया। क्लियर है, आई बात समझ में, हो गया आपका, समझ पाए, पक्का, बोलो बोलो दे, तो हो गया। इक्वेट कर दो बाबू, तो यहां से ये चीजें समझ में आ जाएगी आपकी कि mgx इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स कटा, अब बताइए x बराबर 2mg/k, क्या ज्यादा आया कि नहीं आया बाबू पहले केस से, कितना, ट्वाइस, सिर्फ ज्यादा ही नहीं ट्वाइस हो गया। और तुमको ने सेंस क्या था, ट्वाइस होना चाहिए ना, अगर आप डायरेक्ट छोड़ देते हो, हाथ को एकदम सडनली हटा लेते हो तो उसमें ज्यादा एलोंगेशन होता है, देखो आया कि नहीं आया एलोंगेशन ज्यादा। ये बात समझ पाए, हुआ क्यों ऐसा, कैसे निकाले, आसान था ना, एनर्जी कंजर्वेशन से ये चीजें करनी आसान होगी कि नहीं हो गई। इसी तरह से आपके, हाँ इसी तरह से आपके बहुत सारे सवाल आसान हो जाएंगे, जो हम लोग अगले क्लास में बढ़िया बढ़िया सवाल अब करेंगे, जेई लेवल का अगली क्लास में करेंगे सवाल, जिसमें फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व होगा, एक्सटर्नल भी होगा, इस पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। होगा तो कुछ क्वेश्चन हम आपको इस कंजर्वेशन से रिलेटेड भेजेंगे ताकि आप कल इसके प्रैक्टिस कर सकें। धन्यवाद। आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो।